नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी फिजा में कई मुद्दे गूंज रहे हैं। उनमें से एक मुद्दा है संविधान, जिसे बचाने की इन दिनों कांग्रेस दुहाई देती नजर आ रही है। तो आखिर कितने खतरे में है संविधान, या फिर ये मुद्दा महज कांग्रेस चुनावी प्लान? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। बताएंगे आपको कि आखिर क्यों चुनावी चक्रव्यूह में संविधान को फंसाकर राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर दिन संविधान को बचाने की बात कहती नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ने की बात कही, जिस पर सीएम मोहन यादव ने भी पलटवार किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कोई नया चुनावी एजेंडा है, या फिर राहुल गांधी वाकई संविधान को बचाने के लिए निकल पड़े हैं? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। क्या 24 का चुनाव संविधान पर आ चुका है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब नेताओं की जुबानी जंग में संविधान का मुद्दा ही छलक रहा है। कोई संविधान को बचाने की बात कहता नजर आ रहा है, तो कोई संविधान में संशोधन को सही ठहरा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिससे इस मुद्दे की शुरुआत हुई। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने इसे पुरजोर भुनाने की कोशिश की, और कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के बयानों में देखने को मिला। लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम ने संविधान पर बात करते हुए आपातकाल का भी जिक्र कर डाला। राहुल गांधी अपने आप में झांक के देखे, जब वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, संविधान बदलने का ही निर्णय रहा कि 3 तलाक जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है, जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी, अतीत का लंबा इतिहास है। 24 का चुनाव अब राजनीतिक पार्टियां संविधान को आगे कर लड़ने निकली हैं। देखना होगा कि बीजेपी के 400 पार के दावे को कांग्रेस कितना विफल करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गांधी का कहना है कि वो संविधान को बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने कामों को गिनवाकर ये कहती नजर आ रही है कि क्या आर्टिकल 370, 3 तलाक, सीएए, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता को लाना संविधान के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ये आखिरकार क्या वाकई कांग्रेस इसको गुमराह करने का काम कर रही है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और चर्चा भी इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है वाणी जी आपका। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल
सवाल मेरा स्वदेश शर्मा जी आपसे रहेगा, क्या संविधान को वाकई में खतरा है? क्योंकि आए दिन ये जरूर आपके नेता कहते नजर आते हैं, कोई भी नेता हो, कि अब संविधान को बचाना है, तो वाकई संविधान पर खतरा है क्या? संविधान को पूरी तौर पर खतरे में, क्योंकि संविधान से हमें लोकतंत्र मिला, और लोकतंत्र मिला तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाते रहे हम। लेकिन 2014 क्या आया, 14 आने के बाद लोकतंत्र खतरे में पड़ा। जहां भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आती हैं, वहां एन के प्रकार सरकार बना ली जाती है। जहां सरकारें ऑलरेडी चल रही है दूसरी पार्टियों की, चाहे कांग्रेस की या किसी और की, उनको अपदस्थ करने के लिए धनबल, बाहुबल, जनबल, ईडी, सीबीआई सबका सहारा लेकर के उनको गिरा के अपने पाले में लेने का काम करते हैं। तो जो चुनाव की प्रक्रिया की बात करें हम, तो चुनाव लोकतंत्र का एक अहम और सबसे महत्वपूर्ण महायज्ञ माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी जान माल की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए मतदान करता है। उस मतदान से उसको व्यक्तिगत रखने के लिए राजनीतिक दलों की, मतलब विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कहते भी अपने भाषणों में हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस का मतलब विपक्ष, तो अब विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। 2 मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाल देना, ये कौन सा संवैधानिक परंपरा है? अब ये अभी मोहन यादव जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इमरजेंसी का जिक्र किया, तो इमरजेंसी एक घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित है। आज मीडिया में कोई आवाज उठाए तो उसके संस्थानों पर डाका डल जाएगा, अगर छापा पड़ जाएगा, और अगर कोई राजनेता आवाज उठाए तो उसको जेल में डालने का काम हो जाएगा। अगर कोई सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता किसी आवाज को उठाता है तो उसके प्रतिष्ठानों पर हो, चाहे उसके घर पर हो, चाहे उसके परिवार पर हो, अतिक्रमण होगा, जबरदस्त होगा, और उसको जेल में डालने का काम किया जाएगा। मतलब जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उनका हनन लगातार हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार। बताइए आप कौन से भगवान है? आप 2014 में आए तब आपने 270 पार की बात की, आपको 270 पार मिल गई। फिर आप आए 300 पार मिल गई। फिर आप 400 पार की बात कर रहे हैं। कौन से आप ईश्वर का अवतार है? कौन से आप भगवान है? कौन से आप जोशाचार है? आपको पता है कि आप इतने पार हो जाओगे? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये सिस्टम और चुनाव आयोग भी एक तरह से कठपुतली बना हुआ है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, जिसमें वोट बदलते हुए नजर आए, और सबने देखा जब तो फिर तो तब भी आप लोग बैलेट पेपर की बात कर देते हैं, तो फिर कैसे, फिर किस बिना पर कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव हुआ बैलेट पेपर से हुआ, वहां भी गड़बड़ी हो गई है, फिर आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में भी हो जाती है, फिर बैलेट पेपर में भी हो जाएगी, तो फिर कैसे चलेगा? शायद आपने पूरी खबर नहीं देखी, उसमें गड़बड़ी करता हुआ जो वीडियो वायरल हुआ, शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया तब उस पर कार्रवाई हुई। मैं समझता हूँ ये महापौर बनाने के लिए इतनी गड़बड़ियां कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे पूरे देश का चुनाव हो, हर चुनाव में गड़बड़ी करते हुए नजर आते हैं। कभी आप देखेंगे, कभी ये भी। क्या आप लोग अघोषित आपातकाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं? और जिस तरह से अभी स्वदेश शर्मा जी ने कहा कि 270 कहते 270 आती है, 300 कहते 300 आती है, 400 कहते 400 आ जाएंगी, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? सबको नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरे काबिल दोस्त ने कहा है, तो हम भाजपा के लोगों की जबान पर मां सरस्वती विराजमान है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 100 वर्षों से कार्यरत है, मतलब 100 वर्ष पहले इसका गठन हुआ था, और उसमें आप पिछले 100 वर्षों में देख रहे हैं कि आज पार्टी की दशा दिशा क्या है। देश की जरूरतों को नहीं समझती है ये पार्टी, ये अपने हिसाब से देश का संचालन कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होना चाहती है। और ये तो क्या है, जैसे मैं बोलूं कि एक बात मानो गुलामी करो, या फिर जैसे एक रूठा हुआ बच्चा हो जाता है ना, कि उसके मन मुताबिक बात नहीं हो रही तो सब दोष और प्रतिदोष आरोप थोप दो अगले पे। तो आपको क्या लग रहा है पूरा विपक्ष इस दौरान उसी तरह का बच्चा बना हुआ है जो आरोप लगा रहा है कि संविधान को खत्म कर देंगे? बिल्कुल बच्चा बना हुआ है। और दूसरा मेरे को ये बताइए, अगर विपक्ष में काबिलियत नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है या गलती है? वो जब चाहे जो गलत होता है वो भारतीय जनता पार्टी। अरे तो आप भी तो अपनी काबिलियत को ढूंढिए। आप लोग अपने परिवार के पीछे गुलामी करने के लिए क्यों लगे हुए हैं? ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास जाना चाहूंगी मैं। सत्यप्रकाश जी, क्या
आपको भी वाकई संविधान खतरे में नजर आ रहा है, या आपको ये कांग्रेस का कोई एजेंडा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इस एजेंडे को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है, और जिस तरह से ये बयान निकल के सामने आते हैं कि लोगों के बीच में एक भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश हो रही, आपको क्या लग रहा है? देखिए कीर्ति जी, आज पूरे देश में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। किसके तहत हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस इलेक्शंस में क्यों जा रही है? उसका बॉयकॉट कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई सरकार अपनी पावर का मिसयूज करती है, वहां संविधान को वो मुश्किल में खड़ा कर रही है। देखिए सवाल ये उठता है कि ईवीएम्स, जो जनता है वो तो सीधी सादी है, आप उनको भी मूर्ख और गुमराह बना करने की मार्ग पे चले हुए हो ना। आपने पिछले सालों में जो बाबा साहेब एक बार सत्यप्रकाश जी की बात उसके बाद आपके पास लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही तो समस्या सबसे बड़ी है कि स्वदेश जी और वाणी जी, मैं एक बार सत्यप्रकाश जी की बात को सुन लूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी। सत्यप्रकाश जी बात करिए। देखिए कांग्रेस का मुख्य मुद्दा इस समय क्या है? वो नहीं चाहती है कि बैलेट पेपर से इलेक्शंस हों। देखिए इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति को, देश के को कोई कंसर्न है उनकी प्रोसेसिंग पर, उनकी प्रोसीडिंग पर, तो उसमें सुधार करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। जैसा कि कांग्रेस ने भी कैंपेन चलाया है, भले वो दिग्विजय सिंह या भूपेश बघेल ने चलाया है कि मोर देन 384 कैंडिडेट्स अगर किसी एक सीट पर उतार दिए जाएं तो ईवीएम की फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी वहां पर। तो ये क्या है? एक तरीके से ईवीएम्स का विरोध है। देखिए कोई भी संस्था हो, सभी स्वतंत्र हैं, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, ईडी सरकार के अंडर में, लेकिन इलेक्शन मोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति में ईडी अगर सरकार के हिसाब से चल रही है तो ये कहा जा सकता है, सीबीआई उसके हिसाब से चल रही है, तो ये एजेंसियों के पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वो अनलॉफुल काम कर रही हैं इन प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसके प्रूफ किसके सामने आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहां पर कहा है कि सरकार यहां गलत है? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता, सर एग्जीक्यूटिव गलत हो सकती है, लेजिस्लेटिव गलत हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका निर्णय देश के हर नागरिक के अधिकारों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। देखिए कोई एक भी व्यक्ति, अगर इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है कि जो भी इलेक्शन इस समय हो रहे हैं, इस चीज से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि आपने देखा होगा कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स पर सवाल उठाने वाली जो जितनी भी पीआईएल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं नोटिस इशू किए हैं। इसके पहले वीवीपैट से 100% काउंटिंग करने पर भी सुप्रीम कोर्ट आया है और उसमें भी नोटिस इशू किए हैं जो पीआईएल्स हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ईसीआई की ड्यूटी बनती है कि वो ना केवल बीजेपी, ना केवल कांग्रेस, बल्कि देश की सभी पार्टीज के कैंडिडेट को ध्यान में रखकर, देखिए बड़ा सवाल है, अगर किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट या कोई भी व्यक्ति वो देश का पहले नागरिक है, इसके बाद वो उस पार्टी का सदस्य है, इस आवाज को उठाता है तो ये मान के चलिए कि वो आवाज देश से उठ रही है। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। मतलब अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों को कहीं ना कहीं उन पर गौर करने की जरूरत है और फिर लोगों को आश्वस्त करने की भी जरूरत है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। स्वदेश जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, तो क्या अभी तक के जो बदलाव हमने देखे हैं और अभी तक का जो हमने अमेंडमेंट्स देखे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं गलत मान रहे हैं क्या किसी तरह से? कृतिका जी, आपने ये भी देखा होगा, मैं समझता हूँ 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार सुना कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जब महामहिम, मतलब ये समझिए माननीय उच्चतम न्यायालय के जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं और कहते हैं कि अगर हम आज आवाज उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि जब लोकतंत्र खतरे में था आप चुप बैठे थे, आप चुप क्यों थे? तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज आकर प्रेस के सामने ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, अब आप बताइए कि उससे बड़ी कौन सी कानून की संस्था है? तो अब मान लेना चाहिए, आपको भी मान लेना चाहिए और देश तो मान नहीं रहा है, इसीलिए जुटा है इंडिया, लड़ रहा है इंडिया और जीतेगा इंडिया। माननीय मोदी जी किसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर ले, लोगों को सब कुछ याद है,
आप भले ही प्रभु राम का नाम लेकर के कोशिश करें कि धार्मिक भावनाओं को उन्माद फैला करके आप कुर्सियां पाने की कोशिश करें, सीटें पाने की कोशिश करें, लेकिन देश समझ चुका है, देश समझ चुका है, उसकी हवा निकली तो आपने अब कोरोना का मुद्दा लेकर आ गए। कोरोना का मुद्दा जैसे ले आए तो खुद फंस गए। कोविशील्ड जो एक वैक्सीनेशन कंपनी है, उस कंपनी से आपने जो SBI की जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की लिस्ट निकली, जिसने 50 करोड़ आपको दिए, तो आपने उसको काम दे दिया। कुल मिलाकर के आप चंदे का धंधा अपनाए हुए हैं। ईडी और सीबीआई का स्वदेश शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं खतरा है, आप कैसे बाहर निकालेंगे? हम नहीं निकालेंगे, हम पूरे सब मिलकर के निकालेंगे। पूरा देश अब इकट्ठा हो चुका है और देश लोकतंत्र जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है और ये भगवान अपना फैसला आने वाले चुनाव में कर देगी। तब मोदी जी ढोलक थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है वाणी जी, इतना जरूर है, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो स्वदेश जी कह रहे हैं कि जनता ने अपना मन बना लिया है और जो फैसला होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठाकर चल देंगे, ये स्वदेश जी का कहना है, ऐसा होगा क्या? प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना रखी, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बोलने पे बीच में नहीं कहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक चित्र बनाया है विकसित भारत का, उसके ऊपर वो कदम कदम पर कुछ ना कुछ कार्य में प्रगति करते जा रहे हैं। हम भी जानते हैं कोरोना में हमने पूरे विश्व को किस तरीके से मदद की है, भारत ने एक मिसाल कायम की है। अरे विश्व की मदद तो छोड़िए, आप 80 करोड़ देश के लोगों को आपको सरकारी अनाज पर जिंदा रहने के लिए मजबूर किया है और आप कहते हैं विश्वगुरु बन गए। कैसे विश्वगुरु है? फिर 80 करोड़ उन लोगों को अनाज सरकारी क्यों लेना पड़ता है? आप बता दीजिए, जमीन पर क्या है? ये हवा है भाई, आंकड़ेबाजी क्यों? जनता नहीं समझती, जनता जमीनी कार्रवाई को समझती है। जनता ने ये जाना है कि जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को जिसकी 650 रुपए कीमत थी, 6 लाख रुपए में खरीदा लोगों ने। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं मिला कोरोना काल में। उस कोरोना काल को याद करते हैं आदमी तो रूह थर्राती है। मैं भी उससे 2-4 हुआ हूँ, मेरा परिवार भी उससे रहा है। चाहे वो कोरोना का हो, चाहे GST का हो, चाहे वो आप एक विश्वास प्रवक्ता है, आप एक महिला है और मैं प्रणाम करता हूँ। 370 आर्टिकल को जो रद्द किया है, आप क्या चाहते हैं किस दशा में और किस हालत में भारतवर्ष रहे? आप लोग कोई प्रगति नहीं कराना चाहते हैं देश की, आप गुलाम थे और गुलाम रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में गुलामी एक स्तर है, उसके ऊपर आपकी सोच नहीं हो सकती कि पावर सेंटर बने हुए होते हैं कांग्रेस में, उसके बाहर आप लोग उसके दायरे के बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो आपका वजूद ही नहीं है। कांग्रेस लाई पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर भी बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही कि आपने तो आपातकाल लगा दिया था और उसके बाद आप ही बोल रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है। और किस नीति से लगाया था, किन शब्दों पे लगाया था, वो भी देश जानता है। अब इनके समय में अघोषित है, मीडिया भी बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं कर सकता। कोई राजनेता आवाज उठाता है तो मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री, उसको जेल में डालने का काम कर दिया जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा सत्यप्रकाश जी आपसे रहेगा। ये जो कांग्रेस अभी मुद्दा उठा रही है कि संविधान को खतरा है, हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, क्या ये मुद्दा वाकई में कांग्रेस को इस वक्त फायदा पहुंचाएगा? क्या जिस तरह से आवाज अभी कांग्रेस इसको लेकर के बुलंद कर रही है, क्या वाकई इस मुद्दे को उस तरह से कांग्रेस उठा भी पा रही है? बिल्कुल नहीं उठा पा रही है। देखिए, 3-4 दिन पहले राहुल गांधी ने रैली में क्या शब्द बोले कि आग लग जाएगी देश में। What does he mean? क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, मेरा सवाल सत्यप्रकाश जी से था। नेता गंभीरता से बात करें और चुनावी गर्मी को उपयोग करके। ठीक है, मेरा सवाल सत्यप्रकाश जी से था। सत्यप्रकाश जी आप जवाब दीजिएगा। जी देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने आज जो एक सवाल उठाया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दामन पर एक दाग तो है, इम्पोजिंग ऑफ इमरजेंसी। ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस चीज को गवाह देता है कि डेमोक्रेसी पर उस समय क्या खतरा था, जो ऐसे स्टेप लिए गए, यानी कि इम्पोज करना इमरजेंसी किन हालातों में की जाती है, जब उन हालातों पर क्या सही विचार किया गया था, एक कहीं ना कहीं इस विचारणीय प्रश्न है। और उसी के कारण आज जो अपोजिशन था, वो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इतनी बड़ी पार्टी बनी। तो ये सवाल मुख्यमंत्री का मैं मानता हूं कि जब आता है, जब कांग्रेस
ये कहती है कि डेमोक्रेसी खतरे में है या लोक या संविधान खतरे में है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस मुद्दे से कांग्रेस को कितना बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं भी ये मान के चलता हूं कि जब कोई पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत होती है, वह उसकी सेना होती है, और इलेक्शन बैटल में जाने से पहले सेना अगर मजबूत है तो उसकी लड़ाई ज्यादा मजबूती से हो सकती है। यहां पर क्या है कि इस समय जब इलेक्शन सामने हो और पार्टी से लगातार लीडर्स छोड़ते चले जा रहे हैं, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में, तो ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए गलत मैसेज दे रहा है। भले ही वो ये आरोप सरकार पर या रूलिंग बीजेपी पर लगा रहे हो कि इसने संविधान को खतरे में डाल दिया है। हाँ, 2 उदाहरण वो जरूर देते हैं, झारखंड के सीएम का या अरविंद केजरीवाल का। तो इन उदाहरणों से कहीं ना कहीं ये आरोप उन पर जो है वो आरोप तो नहीं मिट जाते। आरोप मिटाने का काम तो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो जुडिशरी कर सकती है। तो जुडिशरी के निर्णय के बाद ये कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस इस प्रयास में जरूर है कि वो किसी भी मार्फत रूलिंग पार्टी पर ये आरोप लगाए कि इसके रहते हुए चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो या दूसरी जो फ्री बॉडीज हैं, उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सरकार के जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, और ये भी एक कोशिश हो रही है कि हम कहीं ना कहीं संविधान को बचाएंगे अगर हम सत्ता में आ जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।